गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज ख़त्म कर देंगे इस टॉपिक को और थोड़ा सा बचा है बस समझने का, तो लगभग कंप्लीट हो गया हमारा काम। कल हम लोग पढ़ रहे थे नहरों के बारे में और दो इम्पॉर्टेंट नहर हमने अच्छी तरह समझ ली। एक वेस्टर्न यमुना कैनाल, एक आज समझा दूंगी सतलुज यमुना लिंक नहर। SYL का विवाद हर 5 साल में एक बार ज़्यादा उभरता है जब जब आपके देश हरियाणा में चुनाव आते हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है और इनेलो पार्टी का तो सबसे बड़ा एक तरीका ही ये होता है न्यूज़ में आने का, SYL को दोबारा से उभारना। 5 साल में एक बार अखबारों में दोबारा छाती है पूरी चीज़ें। इसका भी लॉजिक है, कारण है। हम WYC का मतलब है वेस्टर्न यमुना कैनाल, जिसको हम कहते हैं पश्चिमी यमुना नहर, जिसको हमने देखा था कि पहले चौहान ने, फिर तुगलक ने, फिर 1817 के आसपास GR ब्लेन, बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप, फिर इस पे एक बैराज बना दिया। बैराज की भी डेट्स अलग अलग थी, 1832-33 और 73। फिर हमने पढ़ा था इस पे हथनी कुंड बैराज बनेगा आगे जाके, जब ये ताजेवाला में ज़्यादा, थोड़ी सी साउंड बढ़ा दो, ताजेवाला में सिल्टिंग की गड़बड़ हो जाएगी। SYL के बारे में और जान लो आज, और ध्यान से सुनना, क्योंकि अब इसके बाद दोबारा ये टॉपिक जब भी आएगा ना तो मैं सिर्फ जिक्र करूँगी, इसका पूरी डिटेल नहीं बताऊँगी, आज बता रही हूँ। सतलुज यमुना लिंक नहर। आपके देश में सबसे रिच जो स्टेट है पानी में अगर कहें, पंजाब। पंच आब, 5 नदियों का पानी, इसीलिए 5 नदियों के पानी के कारण ये बहुत रिच है स्टेट। छोटा, हम भी तो इसी का पार्ट थे। अपने यहाँ पर हरियाणा में अगर देखें तो 2 नदियाँ ही मेन दिखी हमें, एक यमुना और एक घग्गर। कहने को तो 5 ऊपर वाली थी, फिर 4 नीचे, लेकिन उनमें नाले थे, वो हमने देखा तो उनमें ज़्यादा पानी था नहीं। तो अगर मोटे तौर पे देखें तो यमुना को ही मान सकते हैं 12मासी। अकेली यमुना से हमने पश्चिमी यमुना नहर निकाली और पूरे एरिया की सिंचाई करते हैं। लेकिन अकेले यमुना से हमारा काम इसलिए नहीं चलता क्योंकि दिल्ली भी इसी के भरोसे बैठा है। दिल्ली भी तो एक हमने MOU साइन किया था, इसीलिए हमें लगता है कि हमें पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए। आपकी पूरे हरियाणा की तस्वीर बदल सकती है अगर सतलुज और यमुना को लिंक कर दे। सतलुज पंजाब की इम्पॉर्टेंट नहर और यमुना आपकी हरियाणा की, यानी पंजाब और हरियाणा की 2 नदियों को अगर जोड़ दिया जाए, नदियों को नहरों के थ्रू, इनकी कौन से वाली को, सतलुज और हमारी यमुना। हम कल ही पढ़ रहे थे सतलुज नदी पर 2 बड़े बांध थे, भाखड़ा और नांगल। भाखड़ा है आपका हिमाचल, नांगल पंजाब। तो हम ये चाहते हैं कि सतलुज में पानी बहुत ज़्यादा, पाकिस्तानी तो जाता है, इसको लिंक करके हमारे साथ कुछ पानी हमारी तरफ आ जाए। सिर्फ इसका नहीं, हम रावी और व्यास का पानी भी कहते हैं, थोड़ा सा हमें हिस्सा मिल जाए, क्योंकि हम भी तो हरियाणा ही थे। तो हमारी ये दलील है कि हमें सतलुज, रावी और व्यास का पानी मिलना चाहिए, और यमुना का तो हमें मिल ही रहा है। तो अगर इतना पानी मिलेगा तो आपके यहाँ धान की पैदावार बहुत ज़्यादा होगी, और धान में कमाई ज़्यादा है भाई, 3-4 महीने की फसल है। इसी चक्कर में बाय चांस की बात है, जब आपके यहाँ भी कांग्रेस की सरकार थी और देश में भी कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, और आपके यहाँ बंसीलाल और ये वो वाला टाइम चल रहा था। इस टाइम पर आपके यहाँ पर देश ने, केंद्र ने, क्योंकि वो आप पे मेहरबान था केंद्र, इसने घोषणा कर दी कि भाई यमुना और ये अपनी सतलुज को लिंक करने के लिए नहर बनेगी। 1976 में केंद्र ने कह दिया कि पंजाब एक ये बना दी मात्रा, भाई इतना पानी तुम्हें सतलुज का हरियाणा को देना है। ये इसने केंद्र सरकार ने कह दिया, क्योंकि केंद्र जैसी ही सरकार हमारे हरियाणा में थी, हमें लगा बात बन गई, भाई केंद्र ने कहा है तो पंजाब मानेगा ही मानेगा। हमने अगले 4 सालों में भूमि एक्वायर करके किसानों से और अपनी नहर बना के छोड़ दी कि अब पानी बसाने की देर है। हमने नहर बना ली 4 साल में। ये नहर बनाने के लिए क्या कहा गया, SYL बना लो 214 किलोमीटर, विकीपीडिया दिखाता है, वैसे किताबें 212 कहती हैं, कोई बात नहीं, हम दोनों याद रखेंगे।
अगर 212 है तो हरियाणा में 91 किलोमीटर बनेगी, अगर 214 है तो 92 किलोमीटर। इतने में से इतनी हरियाणा में जो बच गई वो सारी पंजाब बनाएगा, यानी पंजाब को ज़्यादा लंबी नहर बनानी है बजाय हरियाणा के। पानी किसको मिलने वाला है? हरियाणा। भाई सतलुज का पानी ऑलरेडी पंजाब तो इस्तेमाल कर ही रहा है, हम उसमें बीच में भागीदार हैं। तो जैसे ही हमें इशारा मिला केंद्र का 1976 में, हमने तुरंत से किसानों से ज़मीन ली और ये नहर बना के छोड़ दी। अब इस नहर में पानी आएगा तभी तो फ़ायदा है ना। 1980 के बाद आपको लगा पंजाब बनाएगा नहर, उसने भी एक्वायर की ज़मीन, किसानों को उसने पैसे दिए, लेकिन 1976 की इस बात के बाद आपके देश में ही चीज़ें गड़बड़ी में आ गई, इमरजेंसी लग गई, जनता पार्टी की सरकार आई, तो पंजाब ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो जो एक प्रेशर था ना कि भाई ये काम करना है वो हट गया, और फिर एक बार वो प्रेशर हटा तो दोबारा बन ही नहीं पाया, क्योंकि उसके बाद फिर 84 में इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया, राजीव के ऊपर बहुत सारे 89 में ब्लेम लग गए, फिर खिचड़ी सी सरकारें आपकी आई, कभी वीपी सिंह कभी चंद्रशेखर, तो एक दबाव जो केंद्र बना सकता था वो नहीं बनाया, और इसलिए पंजाब ने काम नहीं किया। काम नहीं किया, आपने यहाँ पर कोशिश की, देवीलाल जी जो हरियाणा में बहुत बड़ा चेहरा थे, इन्होंने पंजाब को कहते हैं उस टाइम पर 1 करोड़ रुपया भी दिया कि भाई तुम अपना जल्दी जल्दी ये काम कर लो, अगर तुम्हें दिक्कत है हम दे देंगे अपने बजट में से तुम्हें। कितने करोड़ रुपए दे दिए? तब 1 करोड़ की कीमत भी थी, लेकिन पंजाब इस 1 करोड़ को भी उन्होंने ले लिया और काम नहीं किया, क्योंकि कोई प्रेशर नहीं था सरकारी। अब ये बात बढ़ते 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 1976 से 1996 आ गया। कितने साल बीत गए? 30 साल बीत गए, 20 साल। इसके बाद जाके 2016 में अब भी इस पे काम चल रहा था। जब इतना लंबा टाइम आया ना, फिर हमें लगा कि भैया तो गड़बड़ करेगा और इसकी शायद इच्छा है नहीं ये बनाने की कि ये नहर बनाए, क्योंकि पैसे दे दिए, बात हो गई, तब भी काम नहीं कर रहा। फिर हमें लगा कि हमने कितनी सारी लंबी नहर 92 किलोमीटर बना के छोड़ दी, कितना हमने मुआवजा दिया किसानों को, सब बर्बाद। अब हम बैठे हैं, पानी आएगा, वो काम ही नहीं कर रहे, उन्होंने काम रोक दिया। और तो और जो ज़मीनें उन्होंने ली थी ना वो वापस कर दी, यानी उनकी इच्छा बिल्कुल नहीं है कि वो नहर बनाए। फिर हमने रास्ता पकड़ा सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही दो अगर राज्य लड़ते हैं तो इनको निपटा सकता है, ऐसा मामला यहीं जाता है। और नदी का विवाद तो हमेशा ही सुप्रीम कोर्ट देखता है, चाहे कावेरी का हो चाहे आपका सतलुज यमुना लिंक नहर का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो भाई तुम्हारा आंतरिक मामला है, तुम दोनों एक में से ही कट के अलग हुए थे, अपना निपटा लो। वो निपटा लो तो कह दिया, लेकिन हमें समझ नहीं आई ना पंजाब को। और अब जब भी चुनाव आते हैं तो ये SYL का मुद्दा दोबारा से इनेलो उठाती है, क्योंकि देवीलाल जी वो आदमी हैं जिन्होंने अपने टाइम पर कितने करोड़ रुपए? 1 करोड़ रुपए दिए थे कि भाई ये नहर का काम पूरा करा दो। अगर ये नहर बन जाती है तो आपके यहाँ पूरा लाइफस्टाइल, तरीका, प्रोडक्शन, खेती सब बदल जाएगा। इसलिए कह रहे हैं SYL हरियाणा की जीवन रेखा है, हो सकती है अगर बनी, लाइफलाइन है। अभी आपके यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है पश्चिमी यमुना नहर, लेकिन आप ये चाहते हैं कि अगर सतलुज से पानी मिल जाए, रावी व्यास से, तो आपको पूरे साल दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यमुना में इकलौती नदी है, इसमें पानी उतना नहीं है जितना कि सतलुज, रावी और व्यास में। तो ये आपकी जीवन रेखा साबित हो सकती है अगर कौन राजी हो? पंजाब। लेकिन अब पंजाब का कहीं से कहीं तक हमें दिखता नहीं है। तो ये जो मुद्दा है ना SYL का, अब ये फिर गरमाया जब पंजाब में किसकी सरकार आई? आपकी। और इसका लॉजिक ये था कि पंजाब में आप है, दिल्ली में आप है, बीच में हरियाणा है। तो हरियाणा ये कह रहा है भैया मैं तुम्हें पानी देता हूँ। दिल्ली को पानी देता है ना हरियाणा, कौन सी नदी का? मुनक नहर बना के यमुना का। और ये कह रहा है, हरियाणा कह रहा है कि तुम्हारे यहाँ भी आप है और तुम्हारे यहाँ, तुम तो दो एक ही तो मान लें। अब हम तुम्हें पानी दे देंगे, लेकिन तुम हमें यहाँ से पहले पानी दो। कौन सी लिंक कर दो? सतलुज यमुना लिंक नहर। अब तुम्हारी सरकार यहाँ, तुम्हारी यहाँ, तुम्हें यहाँ तक पानी पहुँचाना है तो हमने मुनक बनाई है ना। खैर खर्चा उन्होंने भी हमें दिया, लेकिन हमने भी खर्चा इनको दिया, पंजाब को, ये भी बना दे नहर। तो अब तुम दोनों के बीच में हम हैं, और हमारी ये इच्छा है कि तुम सतलुज और यमुना को लिंक करके हमारी जो SYL और ये अपनी क्या है ये वेस्टर्न यमुना लिंक नहर, इनको जोड़ दो, और इससे फिर हमारी जो आसपास का एरिया है वो दूर तक पानी हासिल कर लेगा। तो बहुत अच्छी बात है। अब देखें ये प्रेशर कितना हम बना पाते हैं, क्योंकि सच बात है कि दोनों में ही आप है, हमें इससे पानी चाहिए और हमें इसको पानी देना है। तो ये कई दिन न्यूज़ में नहीं रहा कि हम दिल्ली का पानी रोक देते हैं तो अपने आप पानी कहाँ से आ जाएगा? पंजाब से।
क्योंकि पंजाब से सीधा यहाँ तो जा नहीं सकता। पंजाब हमें पानी दे दे, हम दिल्ली को पानी दे देंगे। अब देखो क्या होगा क्या नहीं। राजनीति का ये सारा खेल है। अब ये डिपेंड करता है वो जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे। समझ में आ गया ये? कल हमने एक नांगल बांध से पढ़ा था कुछ। नांगल बांध से एक नहर निकली थी, नहर का नाम था भाखड़ा। और कहाँ से एंट्री हुई थी? टोहाना, फतेहाबाद। 2 शाखाएं थी, एक जींद नरवाना और एक बरवाला हिसार। हिसार, फतेहाबाद, जींद और कैथल, ये भाखड़ा नहर से जो आई थी ना बाहर टोहाना से, उसने एरिया कवर किया था। इसको आज कंप्लीट कर लेते हैं। जल्दी से देखो पेज नंबर 95 पर बता रहे हैं हम थे। 95 पर। अच्छा, ये ऊपर पढ़ा था बरवाला लिंक, है ना? पश्चिमी यमुना नहर फीडर से जुड़े थे सारे। अगले हेडिंग पे आ जाओ। जवाहरलाल नहर, ये छोटी छोटी नहरें हैं, ये महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, इन तक पहुंचाएंगे पानी। टिक करना। जवाहरलाल नहर भाखड़ा नहर में से, भाखड़ा किससे निकली है? नांगल बांध। यहाँ लिख लो नांगल बांध। इसको उल्टा मत करना, भाखड़ा बांध से नहीं आई, नांगल बांध। बांध नांगल, नहर का नाम भाखड़ा। भाखड़ा नहर में से निकाली गई है। तो मेन नहर भाखड़ा नहर जो नांगल बांध से तुम्हारे तक पहुंची, टोहाना में एंट्री की, जिसके 2 लिंक हैं, एक जींद नरवाना वाला और एक बरवाला हिसार वाला। इसको फिर आगे तक ले गए महेंद्रगढ़ तक। नाम क्या दिया? जवाहरलाल नहर, महेंद्रगढ़ में है। भिवानी नहर भी इसी का एक पार्ट है, टिक कर लो। भाखड़ा नहर जो कि शाखा भिवानी जिले की सिंचाई में सहायक है, उसे भिवानी नहर। तो भिवानी भी किसका पार्ट है? भाखड़ा का। भाखड़ा किसका पार्ट है? नांगल। नांगल बांध से टोहाना में हमारे यहाँ भाखड़ा नहर आई, जिसके 2 लिंक हैं और फिर आगे तक नहरें निकल गई। पहली नहर निकली जवाहरलाल नहर, कहाँ ले गए? महेंद्रगढ़। दूसरी है भिवानी नहर, भिवानी में। गुड़गांव नहर, ये यमुना नदी पर है। ओखला बताया था मैंने, दिल्ली में एक जगह है ओखला, वहां रोक के बैराज बना दिया, ओखला बैराज। वहां से फिर गुड़गांव फरीदाबाद की बेल्ट। टिक कर लो। यमुना नदी पर ओखला, दिल्ली नामक जगह पर बांध बनाकर निकाली गई है गुड़गांव फरीदाबाद में सिंचाई। हरियाणा की जीवन रेखा सतलुज यमुना लिंक नहर, SYL, ये इंपॉर्टेंट है। तो हरियाणा की तस्वीर बदल सकती है अगर आप पार्टी चाहे दोनों राज्यों के फायदे के लिए, तो सतलुज यमुना को लिंक करा दे, जिससे हरियाणा को 3 नदियों का पानी मिल गया, सतलुज, रावी, व्यास। यमुना का हम इस्तेमाल ही करते हैं। नेक्स्ट टिक करना। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, इसको थोड़ा सा सुन लो। आपके यहाँ राज्यपाल थे एक, VN चक्रवर्ती, ये है वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। 2nd गवर्नर थे हरियाणा के 1967 से 76। इसको मैंने उल्टा कर दिया, इनकी डेथ हो गई थी, वरना क्या पता और भी टिक जाते। तो 1967 से 1976 तक आपके हरियाणा में आज तक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले राज्यपाल रहे थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। आपने नहर का नाम इन्हीं के नाम पर दे रखा है, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। तो किसी राज्यपाल के नाम पर आपकी नहर है तो कौन से राज्यपाल? VN चक्रवर्ती के नाम पर। ये टिक कर लो, VN चक्रवर्ती। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती हरियाणा के सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहे। उनके नाम पर भिवानी में भिवानी उत्थापक नामक योजना लागू की गई। उत्थापक होता है ऊंचा उठा एरिया, जो ऊंचा एरिया होता है ना, वहाँ नहर का पानी ले जाना मुश्किल होता है, इसलिए ज़्यादातर में सिंचाई का साधन फव्वारा सिंचाई भी करते हैं। नेक्स्ट टिक करना। हरियाणा का सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला सिरसा है। एरिया भी तो बड़ा है सिरसा का, गेहूं में नंबर 1, फल में, सब्जियों में, गायों में, कई चीज में। सिरसा। सबसे कम सिंचाई वाला जिला पंचकुला। पंचकुला को सिंचाई कम इसलिए भी चाहिए क्योंकि 43% हिस्से पर वन है, जंगल है, फिर पहाड़ियां हैं, तो खेती कम करता होगा, इसलिए सिंचाई भी कम चाहिए। नेक्स्ट। हरियाणा में राज्य बाढ़ नियंत्रक बोर्ड, बाढ़ का काम हमेशा CM का होता है, तो बाढ़ नियंत्रक बोर्ड का चेयरमैन स्वयं राज्य का CM मुख्यमंत्री होता है। तो जहां बाढ़ आ जाए इसका मुखिया कौन होगा, इसको देखने वाला CM है। नेक्स्ट पढ़ लो। कुल सिंचाई सुविधा हरियाणा में 75% सिंचित भूमि का, 42% नहरों द्वारा, 57% नलकूपों द्वारा। अब ये बढ़ गया, नहरों का 48 आ गया, नलकूपों का हाँ मतलब 51-52 के आसपास चेंज हो गया ये। हरियाणा के प्रमुख बांध पे आ जाओ। बांध तुम्हें वैसे भी पता है पर थोड़ा सा सुन लो। हरियाणा अब बना है, पहले ये दिल्ली का पार्ट था ना एक टाइम पर, कभी यूपी का कभी पंजाब का। एक वंश था जिसका नाम था तोमर।
तोमर वंश, इसमें कई राजा हुए, अनंगपाल तोमर, सूरजपाल तोमर, जिसने ये सूरज कुंड का ये कुंड बनवाया था। अनंगपाल तोमर ने दिल्ली बसाई थी। अनंगपाल तोमर, इसने दिल्ली बसाई थी 736-37 में। इसे हम कहते हैं 8वीं शताब्दी में दिल्ली बसाई थी ढिल्लिका के नाम से। दिल्ली का पुराना नाम था ढिल्लिका। आज जहाँ मेहरौली है ना, ये वाला इलाका लेके और फरीदाबाद तक की बेल्ट पूरी कवर की गई थी। और कहते हैं कि एक लाल रंग के पत्थर, मतलब भारी भारी उस टाइम पे पत्थरों से पूरा इस तरह का इलाका कवर कर दिया गया था। इसे कहते थे फर्स्ट सिटी ऑफ दिल्ली। ये दिल्ली का पहला शहर था। इसको लाल कोट कहा गया क्योंकि इसको चारों तरफ से लाल पत्थर से, लाल कोट, कोट मतलब होता है किला, जैसे परकोटा अगर तुम्हें याद हो, हाँ, तो इस तरह से लाल कोट इसका नाम था। इस एरिया में जनसंख्या रहती होगी, अब साक्ष्य है नहीं इसके ज़्यादा, लेकिन यहाँ पानी को बचाने के लिए बांध बनाया गया। सोचो 8वीं शताब्दी में इंजीनियर कैसे रहे होंगे। उन लोगों ने जो बांध बनाया, ये दिल्ली से लगता हमारा हरियाणा का इलाका जो फरीदाबाद है ना, यहाँ पर बनाया। और ये बांध बनाया अनंगपुर नाम के गांव में। तो अनंगपाल तोमर ने दिल्ली बसाई, उसके नाम पर शायद अनंगपुर गांव रहा होगा। यहाँ पर ये हरियाणा का पहला बांध बना था और इस बांध का नाम क्या रखा गया? अनंगपुर। अनंगपुर बांध इसी राजा, इसी नाम के राजा ने बनवाया था। ये ग्रेविटी डैम है, इसमें कोई कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया। और ये हरियाणा का सबसे पुराना बांध अगर पूछेंगे तो आप इसका नाम लेंगे। अब ये ज़्यादा है नहीं, बस पत्थर पत्थर इकट्ठे, थोड़ी दीवार टाइप दिखती है, इसका साक्ष्य खत्म बराबर है। पर फिर भी पूछ लें हरियाणा का सबसे पुराना बांध, तो किसका नाम लोगे? अनंगपुर। आज इस बांध के आसपास का एरिया जो फरीदाबाद और ये बेल्ट है ना आपकी, दिल्ली से लगता अरावली, फरीदाबाद और पूरा फिर राजस्थान के आसपास, यहाँ पर नॉर्दर्न अरावली लेपर्ड की एक रेंज बनाई गई है। और अरावली के जंगलों में कभी कभी हल्के फुल्के, क्योंकि जंगल भारी है नहीं, यहाँ लेपर्ड मिल जाते हैं। और जब ये लेपर्ड घूमते हैं तो इनके लिए एक तरह से नेचुरल एरिया हमने डेवलप किया। वैसे भी हम वहाँ कुछ कर नहीं सकते थे, पहाड़ियों में हम क्या बना लेते, तो हमने उस पूरे रेंज को कह दिया कि ये इनके लिए ही खाली छोड़ दो। हमने यहाँ ज़्यादा कामकाज नहीं किया। तो अरावली के रीजन में हमने जो एरिया छोड़ दिया इन जानवरों के लिए, ये पूरा एक पार्ट बन गया, एक कॉरिडोर बन रहा है। कॉरिडोर मतलब गलियारा, जहाँ पे ये आराम से घूम सकेंगे जंगली जानवर, लेपर्ड खासकर। इस एरिया में सरिस्का का नाम अगर तुमने सुना हो, राजस्थान में है। इससे लेके और दिल्ली कवर करेंगे और आपका हरियाणा, हरियाणा का गुड़गांव, और एक इलाका है मंगरबनी। मंगरबनी ये ग्रोव हिल है, मतलब ये मंगरबनी नाम की एक जगह है। और एक असोला भाटी, दिल्ली में एक खदान है यहाँ, असोला भाटी माइंस हैं ये, असोला भाटी माइंस, यहाँ खदान है। कोई बहुत भारी भरकम तो नहीं है, लेकिन नाम है ये असोला भाटी माइंस। और मंगरबनी ये इलाका है, इसमें कई बार ऐसा देखा गया कि जंगली जानवर घूमते हैं और अरावली का रीजन है, तो इस पूरे को कनेक्ट कर दिया। और एक मेन सिटी से, शहर से इसको थोड़ा सेफ, कि भाई यहाँ ज़्यादा बिल्डिंग्स मत बनाओ, यहाँ लोग कम आए जाएँ, नेचुरल कंडीशन में जंगली जानवर रह सकें, इसके लिए आपने डेवलप कर दिया। किसके पास का इलाका ये? फरीदाबाद, गुड़गांव की बेल्ट, दिल्ली और सरिस्का राजस्थान। चलो पढ़ेंगे अब हरियाणा के प्रमुख बांध। पहला है यमुनानगर। यमुनानगर में यमुना नदी पर दो दे रखे हैं, ताजेवाला और हथनी कुंड। ताजेवाला आते ही हमें पता है ताजेवाला कब बना था? बांध, नहर नहीं कह रहे, बांध 1832-33 में। फिर ये बना था 1873 में। अगर तुम नेट पे चेक करोगे 73 कहता है वो, लेकिन हम पुरानी जब किताब पढ़ते हैं तो दिखता है 32-33 में भी इस पे काम हुआ था। यहाँ लिख लो 1832-33 और 1873। वैसे विकिपीडिया पे भरोगे ना इसको बैराज के बारे में तो तुरंत आएगा ओपनड, उसमें सन लिखा होगा 1873। दोनों नहीं आएंगे वरना बच्चे केस करेंगे। ताजेवाला में जब ज़्यादा गाद और गंदगी इकट्ठी हो गई तो क्या बनाया हमने? हथनी कुंड। ये 1999 में बना, लिख लो यहाँ 1999 में। यहीं एक और भी था अगर तुम्हें याद हो, सोम्ब नदी पर पथराला, वो आगे आएगा, ठीक है, नहीं तो हम नीचे दिया हुआ है देखो। पहले सिरसा टिक कर लो। सिरसा में घग्गर नदी जब बिल्कुल निकलने वाली है तो कौन सा बना दिया? ओटू। ओटू सिरसा में बांध का नाम, मतलब छोटा सा ही है, वीरराज। यहाँ लिख लो ये वीरराज, ओटू बैराज। फिर यहाँ के बाद घग्गर, आगे नाम बदल जाती है, हाकड़ा।
घग्गर को आगे राजस्थान में हाकड़ा कहते हैं, हाकड़ा। यमुनानगर पे आ जाओ। सोम्ब नदी किसकी सहायक है? यमुना की ना। पथराला बैराज, पथराला बैराज से नहर निकलती है, दादूपुर नलवी नहर, आगे पढ़ेंगे उसको। यहाँ लिख लो 1875-76 में पथराला बैराज। 73 में बना था कौन से वाला? ताजे वाला। और 75 में पथराला। पथराला सोम्ब नदी पर है, सोम्ब गिरेगी यमुना में, वो यमुना पर है। 1999 में बना वहाँ हथनी कुंड, पहले बन गया था ताजे वाला। ताजे वाला 1832-37 में पहले काम हुआ, लेकिन ओपन की डेट पूछे 1873, उसके 2 साल बाद पथराला। नेक्स्ट देखो रेवाड़ी, कल ही पढ़ा था। रेवाड़ी में कौन सी नदी है? साहिबी, जिसका एक नाम है साबी। ये 3 जिले कवर करती है साउथ के, RGJ, रेवाड़ी, गुड़गांव, झज्जर। फिर ये जाके नजफगढ़ झील में, और वो जाके यमुना, तो ये भी यमुना की सहायक है। साहिबी के पास साबी लिख लो, साबी। 3 जिले शॉर्ट में लिख लो, RGJ। ये सबसे लंबी है दक्षिण हरियाणा की, इससे लंबी कोई नहीं है। बाकी इसकी सबसे बड़ी सहायक इंदौरी, छोटी कृष्णावती या कसौती, और एक क्या थी? दोहान। दोहान याद होगा ना, महेंद्रगढ़ नारनौल में थी वो दोनों। चलो नेक्स्ट देखो, इसकी बांध कौन सा है इस पे? मसानी। मसानी गांव के कारण इसका नाम मसानी। कब बाढ़ आई थी? 1977। बांध बना 1989, यहाँ लिख लो 1977 बाढ़, 1989 बांध। 1977 में बाढ़ आई मसानी गांव में, इसी नदी में, और 1989 में बांध बना दिया। ठीक है, आगे पढ़ना। पिंजौर पंचकुला में घग्गर नदी पर एंट्री है पंचकुला से घग्गर नदी की। घग्गर आती कहाँ से है? दागशाई की पहाड़ी। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश, शिवालिक रेंज से। अंडरलाइन करना। कौशल्या, दंगराना, छामला, दीवानवाला, कितने बांध है यहाँ? 4। और फिर आगे जाके सिरसा में ओटू, बियराज, यानी कितने बांध हो गए? 5 बांध। सारी नदियां उत्तर वाली पूर्व वाली किस में गिरती हैं? इसी में। टांगरी गिरती है मारकंडा में, मारकंडा सरस्वती, सरस्वती घग्गर। सरस्वती के पैरेलल याद है? राक्षी और चेतांग। राका या राक्षी यमुना नगर के मैदानों में से निकल के और कुरुक्षेत्र के लाडवा में गिर जाती है, किसमें? चेतांग। चेतांग पुराने वाली शायद दृष्टवती थी, जिसके किनारे क्या बसा हुआ था? सीसवाल की सभ्यता। ठीक है, ये टिक कर लो। पंचकुला के 4। अगली लाइन काम की है। गुड़गांव नहर कहाँ है ये? ओखला, दिल्ली में बैराज। ओखला बांध यमुना नदी पर बनाया गया, तो यमुना नदी का 3रा बांध हो गया। ये 2 कौन कौन से हैं? ताजे वाला के ही पास हथनी कुंड, फिर था अगला पथराला, और अब नीचे जाके ओखला। ओखला दिल्ली में। अगले पेज पर आ जाओ। अनंगपुर बांध, ये प्राचीन था, अनंगपुर। ग्रेविटी बांध है, ये लिख लो यहाँ, ग्रेविटी बांध। हाँ, क्वार्टजाइट पत्थर से बना है, ग्रेविटी बांध। ग्रेविटी डैम है ये, क्वार्टजाइट, इस पत्थर का यूज किया गया, क्वार्टजाइट पत्थर से बना ग्रेविटी बांध, अनंगपुर बांध। यमुना नदी पर है ये भी, क्योंकि फरीदाबाद में वही मिल सकती है, और अनंगपाल तोमर ने बनवाया। यहीं ऊपर लिख लो लालकोट। लालकोट फर्स्ट सिटी ऑफ दिल्ली, सबसे पहले दिल्ली का शहर था वो। लालकोट, कोट मतलब 4 दीवारी, फर्स्ट सिटी ऑफ दिल्ली। इस सिटी के लिए, इस शहर के लिए कौन सा बांध बनाया? अनंगपुर। लिख लो, इस शहर के लिए अनंगपुर बांध बना था। लालकोट फर्स्ट सिटी ऑफ दिल्ली के लिए अनंगपुर बांध बना था। तो किसने बनवाया होगा ये? अनंगपाल तोमर ने। उसी के नाम पर बांध, उसी के नाम पर गांव। कौन सी सेंचुरी है आसपास? लिखो जल्दी से, लिखो। यही मंगर बनी ग्रोव हिल फॉरेस्ट, मंगर बनी, ये इंपॉर्टेंट है। मंगर बनी ग्रोव, ग्रोव GROV, ग्रोव हिल फॉरेस्ट। इस तरह के पर्यावरण के ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम्स में। तो मंगर बनी ग्रोव हिल फॉरेस्ट प्लस कौन सी वो भाटी बताई थी? असोला भाटी, माइंस का जो इलाका है, दिल्ली में है ये। इसमें यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है।
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अब ये किसका पार्ट है? ये है, लिख लो ये किस, पहले इतना लिख लो, मंगरबनी ग्रोव हिल फॉरेस्ट प्लस असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर लिखना ये नॉर्दर्न अरावली लेपर्ड वाइल्ड लाइफ, इनको लिख लो पहले, ये दोनों, हाँ लिखो, नॉर्दर्न अरावली लेपर्ड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर किसका पार्ट है? ये उत्तरी नॉर्दर्न अरावली वाइल्ड लाइफ, अच्छा हाँ लेपर्ड, पूरा इसका पूरा ही नाम लिख लो, नॉर्दर्न अरावली लेपर्ड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, नॉर्दर्न अरावली लेपर्ड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, गलियारा। तो मंगरबनी का फॉरेस्ट अपने यहाँ दिल्ली में असोला भाटी माइंस के पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों पार्ट हैं इस प्रोजेक्ट का। इस प्रोजेक्ट में कई स्टेट्स शामिल हैं, ये पार्ट हैं, ये छोटे पार्ट हैं इस प्रोजेक्ट के। आगे लिख लो इसमें, ये जो कॉरिडोर है ये कहाँ कहाँ फैला, लिखना, सरिस्का राजस्थान से हरियाणा और दिल्ली तक फैला है ये कॉरिडोर, सरिस्का राजस्थान से हरियाणा और दिल्ली तक फैला है। असोला भाटी दिल्ली में है, ये जो तुम्हारा था ये कौन से वाला, सरिस्का राजस्थान में, और तुम्हारा फिर ये है ही मंगरबनी तुम्हारा। तो ये सरिस्का राजस्थान से हरियाणा और दिल्ली तक फैला है। क्या फैला ये कॉरिडोर? कॉरिडोर का नाम क्या है? नॉर्दर्न अरावली लेपर्ड वाइल्ड लाइफ, हाँ इसका पार्ट तुम्हारे यहाँ क्या है? मंगरबनी ग्रोव हिल फॉरेस्ट, और दिल्ली का असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन तीन हो गए, सरिस्का, दिल्ली का असोला भाटी और हमारा मंगरबनी। इन सबको मिला के कौन से कॉरिडोर में डाल दिया? नॉर्दर्न अरावली लेपर्ड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। ठीक है, अब आगे आ जाओ, अनंगपाल तोमर हमारा कंप्लीट हुआ। पर्यावरण की दृष्टि से उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध, इसको थोड़ा सा सुन लो। एशिया का सबसे बड़ा बांध कौन सा बांध है? इंडिया का सबसे बड़ा बांध भी टिहरी बांध है ना? अब एशिया का नहीं है तो मैंने क्या बोल दिया? अच्छा, ऊंचा, हाइट ज्यादा। ये बहुत लंबा टाइम तक बनता रहा, और इसको बनने में स्टार्टिंग जो हुई थी ना, शांति से सुनना, 1978 में बनना शुरू हुआ था और 2006 में जाके ये पूरा हुआ। बहुत सारे लोगों ने इसके बीच में टांग अड़ाई की, नहीं बनाना, गलत बना रहे हो। इसका विरोध जानते हैं क्यों करते हैं बांध बनाने का? क्योंकि जब बांध बनता है ना, कोई भी नदी जब आती है इसके ऊपर बांध बनेगा, इसका रास्ता बदला जाएगा कुछ दिनों के लिए जब तक बांध बन के तैयार ना हो। तो जब ये बांध बना रहे होते हैं ना, मान लो इसका रास्ता चेंज किया, अब बांध बन रहा है यहाँ पर बड़ा सा, तो इस बांध में पीछे जलाशय होगा, पानी रोकते भी तो है बांध में, तो जहाँ पानी, अगर बहुत ऊंचा बांध है तो पानी ज़्यादा रोका जाएगा। इसकी टेरिटरी के आसपास जितने गांव हैं ना, ये हर टाइम खतरे में रहते हैं, इसीलिए जहाँ जहाँ बांध बनते हैं वहाँ से गाँवों को वहाँ से भगा दिया जाता है, इन बेचारों को पलायन करना पड़ता है। अब तुम खुद सोचो, इन घाटियों में रहने वाले लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, ना उनको इतनी खबर कि भाई क्या हमारे मौलिक अधिकार हैं, क्या हमें करना है। सरकार के आदमी आते हैं, 2-4 डंडे वंडे मारते हैं, इनको भगा देते हैं। इनकी दुर्गत होती है। ये बांध सुख देता होगा तुम्हें, तुम शहरों में रहते हो, तुम ऐसे राज्य में बैठे हो जहाँ सब कुछ बहुत मौज मस्ती का है, लेकिन जहाँ ये बांध बनते हैं ना, वहाँ के लोग वो होते हैं जो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं, जो अपने खेत से कमा के ही पेट भर रहे थे, जिन्हें ज़्यादा शौक नहीं थे कि मॉल में जाएं या मूवी देखें। वो बेचारे छोटी छोटी क्यारियों में धान उगा के अपना पेट भरते हैं, 2-4 गाय बकरी पाल ली, उनकी ज़िंदगी कट गई। उनको तुम्हारी चकाचौंध की ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हारे यहाँ बिजली पहुँचाने के लिए ये बांध लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। एक आदमी का नाम अगर तुमने सुना हो, सुंदरलाल, सुना है ये नाम? अभी एक्सपायर हुए हैं, पिछले साल एक्सपायर हुए, काफ़ी एज्ड थे। सुंदरलाल, क्या नाम था इनका? बहुगुणा। ये उत्तराखंड में जन्मे और उत्तराखंड में ही फिर ये देख लो पूरी ज़िंदगी काम करते रहे। इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, चिपको आंदोलन 1970s में। चिपको आंदोलन 1970 के दशक में जब उत्तराखंड में जंगलों को काटने जाते ना, तो इनकी पत्नी ने ये आइडिया दिया था कि सरकार ऐसे तो मानेगी नहीं,
भूख हड़ताल से भी नहीं मानेंगे, जाके पेड़ों से चिपक जाओ, और पेड़ों से एक आदमी चिपके तो सरकार उसको मार भी सकती है। अगर हम एक कम्युनिटी को अपने साथ जोड़ लें, और जैसे ही सरकार के बड़े बड़े ट्रक्स हो आते दिखें, इनके बुलडोजर, ये तुरंत भाग के पेड़ों से चिपक जाएं, और छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान, किसान, सरकार कितनों को भगाएगी, कितनों को मारेगी। और धीरे धीरे करके इस चिपको आंदोलन में लोग जाके, जैसे ही सरकार की गाड़ी आती पेड़ काटने के लिए, लोग इससे चिपक जाते और चिपके ही रहते, चाहे दिन रात बैठे रहो वहाँ, वो हटेंगे ही नहीं। पूरा पूरा दिन ऐसे बड़ी कम्युनिटी, जैसे पहले 10 आदमी गए, फिर 100 आदमी गए, फिर 1000 आदमी, ये न्यूज़ में आने लग गया। और धीरे धीरे ये आंदोलन तूल पकड़ गया देश दुनिया में कि देखो कितने अच्छे लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, पर इतनी समझ है कि अपनी कम्युनिटी की चीज़ों को ख़त्म ना होने दें, जंगलों को ना कटने दें। इस आंदोलन का नाम धीरे धीरे करके पूरे देश विदेशों में छा गया। किस आदमी के साथ? जब ये टिहरी बांध बन रहा था ना, अभी कुछ 30-40 साल पहले, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी सबसे पहला आदमी थे जिन्होंने कहा कि इसकी ऊंचाई मत बढ़ाना। अगर तुम इसको कह रहे हो ना ये एशिया में ऊंचा बांध है, तो ऊंचा बांध का मतलब है हाइट ज़्यादा होने से पानी पीछे जो रोकेंगे उससे आसपास के गांव खत्म हो जाएंगे, जलमग्न। तुम्हें लगेगा इससे क्या फर्क पड़ेगा? अपने ऊपर सोच के देखो, तुम्हारा सब कुछ एक गांव में है और वहां से एकदम से आए कि 3 दिन के अंदर गांव खाली करो, तो तुम कहाँ जाओगे? कहीं और जमीन थोड़ी ले रखी होती, कहीं और घर नहीं होता। इंसान पूरी जिंदगी एक ही तो घर बनाता होगा, उसको उठा के भागना पड़े। 9वीं क्लास में एक बहुत अच्छी कहानी है, अगर तुमने पढ़ी हो। एक बूढ़ी महिला, हाँ क्या नाम था उसका, माटी वाली, वो इतनी मार्मिक कहानी है कि लास्ट में जाके इंसान सोचने पे मजबूर है कि कितना लोग दुखी हैं। हमारी इस बिजली के चक्कर में उस औरत का हस्बैंड मर जाता है और उसके पास कोई नहीं है, क्योंकि पूरे गांव में पानी आने वाला है और घोषणा हो गई सरकार की तरफ से कि भाग जाओ नहीं तो हम नहीं बचाएंगे। और पानी आने के बस कुछ घंटे बाकी हैं, वो घर वापस लौटती है, बूढ़ी है, उसका कोई बेटा बेटी नहीं है। उसका पति काफ़ी बीमार था, उठ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, बीमार चारपाई पे पड़ा रहता था। तो जब वो आती है, बिल्कुल बूढ़ी औरत है, वो आके अपने हस्बैंड को हिलाती है ऐसे कि पकड़ के कि भाई है कि नहीं है। उसको लगा कि मर ना गया हो, सच में मर गया था, वो रिएक्शन नहीं देता। तो वो बैठ के फिर रोती है, अपना सर पकड़े, कहती है कि काश जैसे ये हम लोगों को हटा रहे हैं, काश ऐसे कब्रिस्तान भी हटा के कहीं ले जाए जा सकते, क्योंकि उसको 4 कंधे नहीं मिले अपने हस्बैंड को उठा के जो भाई अंतिम संस्कार तक पहुंचा दे। उसके बाद वो कहानी उसने ख़त्म कर दी। ये नहीं लिखा कि क्या हुआ, लेकिन वो कहानी मजबूर करती है सोचने पर कि हम जैसे लोगों की इस बिजली के चक्कर में न जाने कितने लोगों को अपने एरिया से भागना पड़ता है, और कितने लोगों में उनके बच्चे, बीवी, उनका माँ बाप, भाई बहन सब विस्थापित होते हैं, पता नहीं कौन कहाँ चला जाता है, कितना नुकसान उठाते हैं। उसी पर इस आदमी ने बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया था और इन्होंने कहा था, किसका विरोध किया था? खैर ये विरोध नहीं चल पाया और टिहरी बांध की ऊंचाई जितनी सोची थी उतनी बढ़ा दी गई। अभी पिछले साल ही एक्सपायर हुए हैं सुंदरलाल बहुगुणा। देखो जरा इसमें तो पर्यावरण की दृष्टि से उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर टिहरी बांध संवेदनशील है। पर्यावरण का नुकसान तो करते ही हैं बांध हमेशा। यहाँ लिख लो, टॉलेस्ट डैम, सबसे ऊंचा बांध है ये, और ये बना है 1978 से 2006 के बीच में। बहुत बार प्रोजेक्ट बना फिर रुका, फिर बना फिर रुका। 78 से 2006 यही लिख लेना, सुंदरलाल बहुगुणा, वो इसके विरोधी थे बड़े, सुंदरलाल बहुगुणा। पिछले साल एक्सपायर हुए, 1927 का जन्म था, अंग्रेजों के टाइम के थे वो। 1927 से 2021 तक बैठे थे, और 6 साल जी जाते तो 100 साल की उम्र पूरी कर जाते। 2021 में पिछले साल एक्सपायर हो गए। कौन सा चलाया था उन्होंने प्रोजेक्ट? चिपको आंदोलन, लिख लो ये भी, चिपको आंदोलन 1970 के दशक में उत्तराखंड की तरफ चला था। चिपको आंदोलन 1970s में, क्योंकि बहुगुणा पिछले साल एक्सपायर हुए ना, इसलिए इंपॉर्टेंट था ये। नेक्स्ट देखना, 2 बांध और बनाए जा रहे हैं यमुना नदी पर, हरियाणा से बाहर, एक रेणुका और एक किशाऊ। ये किशाऊ तो पीछे अंडर कंस्ट्रक्शन था, काफ़ी बढ़िया बड़ा बांध बन रहा है। 2 बांध, क्या नाम दिया? और किशाऊ। किस पर बना रहे हैं? एक्चुअली ये यमुना की सहायक नदियों पर बना रहे हैं। ये सुन लो इसको थोड़ा सा, ये बना रहे हैं गिरी, गिरी नदी का नाम है, और गिरी एक देवी है जिसकी पूजा की जाती है, तो उसके नाम पे छोटी सी नदी बहती है, आके यमुना में गिरती है, तो इसलिए कहा जा रहा है यमुना पर। एक्चुअल में किस पर बन रहा है? गिरी पर।
किशाऊ बांध बना रहे हैं टोन्स नदी पर। इससे एक बात क्लियर है कि गिरी भी यमुना में गिरेगी आके और टोन्स भी, लेकिन यमुना में गिरने से पहले ही उनके ऊपर बांध बनाए जा रहे हैं। टोन्स नदी पर किशाऊ बांध बन रहा है बहुत ऊंचा, और गिरी नदी पर रेणुका बांध। ये दोनों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पास के एरिया में बन रहे हैं। थोड़ा सा लिख लो, रेणुका के पास देखो गिरी नदी, गिरी नदी पर हिमाचल के सिरमौर में, गिरी नदी पर हिमाचल के सिरमौर में। सिरमौर से तुम्हारे यहाँ सरस्वती आई थी जो यमुनानगर से एंट्री हुई थी, तो सिरमौर में बनेगा ये गिरी वाला। और अगला है किशाऊ, किशाऊ के पास देखो टोन्स नदी, टोन्स नदी हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा पर, हिमाचल और यूके की सीमा पर। यूके का ही तो थे ये सुंदरलाल बहुगुणा। कौन से बांध को मना कर रहे थे? टिहरी बांध, जो एशिया तक का सबसे ऊंचा बांध है। चलो, तो ये दोनों किसकी सहायक हुई? कौन कौन सी सहायक है? टोन्स और गिरी। टोन्स पर किशाऊ, गिरी पर रेणुका। रेणुका कहाँ बन रहा है? सिरमौर हिमाचल में, और वो दूसरा हिमाचल और यूके की सीमा पर बन रहा है। ठीक है, हरियाणा की झीलों पे आ जाओ। हरियाणा की झीलें अपने सौंदर्य के कारण प्रमुख पर्यटन स्थल, प्रमुख झीलें टिक करना, ब्रह्म सरोवर जिसका जिक्र किसने किया था? अलबरूनी। किसके साथ आया था? गजनवी के साथ। अलबरूनी, बैहाकी, उतबी और फिरदौसी, याद है ना? ये फिरदौसी की शाहनामा, उतबी उसका साहित्यकार, रचनाकार था। फटाफट से टिक करो। ब्रह्म सरोवर थानेसर कुरुक्षेत्र में है, हिंदू धर्म का प्रतीक है। अलबरूनी जो गजनवी के साथ आया, इसने अपनी किताब किताबुल हिंद में ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया। कहते हैं ब्रह्म सरोवर में स्वयं ब्रह्मा जी ने इसको खोदा था और यहाँ की मिट्टी से उन्होंने सृष्टि की रचना की है। कुछ कहते हैं राजा कुरु ने खोदा था। नेक्स्ट टिक करो। सुल्तानपुर झील गुड़गांव फर्रुखनगर में है ये। प्रवासी पक्षी आते हैं जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से सैलानी या टूरिस्ट आते हैं। प्रवासी पक्षी अब उड़ गए होंगे, कब आए होंगे? अक्टूबर में आते हैं और मार्च में चले जाते हैं। वो बहुत ठंडे इलाके साइबेरिया से आते हैं और वो वहाँ से अगस्त सितंबर में उड़ना स्टार्ट करते हैं और फिर उड़ते उड़ते अपने यहाँ अक्टूबर तक, जब अपने यहाँ ठंड आती है तब आते हैं। वो ठंड में रहने वाले पक्षी हैं। फिर जैसे ही ठंड खत्म होगी तो वापस उड़ जाएंगे अपने। अगला टिक कर लो, बड़कल झील। ये इंपॉर्टेंट है और इसमें 1947 में सिंचाई के प्रोजेक्ट का काम किया था। 206 एकड़ में फैली है, जितनी शरीर में हड्डियां हैं। ये टिक कर लो। बड़कल झील फरीदाबाद के पश्चिम में चट्टानी क्षेत्र में है, इसके आसपास पहाड़ियां हैं। 1947 में इस झील का निर्माण सिंचाई परियोजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फरीदाबाद में सिंचाई के लिए 47 में। कौन सी झील? बड़कल। 206 एकड़ लिख लो यहाँ। सबसे बड़ी तो नहीं है, बहुत छोटी है, इससे बड़ी तो 3000 एकड़ की है। लेकिन अगर पूछें अरावली की चट्टानों के बीच स्थित जहाँ बहुत सैलानी आते हैं तो किसका नाम टिक करोगे? बड़खल। यहाँ पहले तो बोटिंग भी होती थी, अब पता नहीं है कि नहीं है। 206 एकड़ में है ये। खलीलपुर पे आ जाओ। नूह में, नूह मतलब मेवात पुराना, यहाँ पर है। वर्षा ऋतु में जल ग्रहण करती है, ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है। कौन सी झील? खलीलपुर। कोटला झील टिक कर लो। नूह फिरोजपुर यानी मेवात। विशाल झील है कोटला भी। बीबीपुर, बीबीपुर गांव पूछे तो जींद में है, लेकिन बीबीपुर झील कुरुक्षेत्र में है, लिख लो कुरुक्षेत्र। और नजफगढ़ झील तो हम जानते ही हैं, कौन सी नदी? साहिबी। हमारी दक्षिण की 4 नदियां, चारों अरावली से कहीं ना कहीं राजस्थान से या हमारे यहाँ से निकलती हैं और 3 गिरती हैं साहिबी में, और साहिबी RGJ में बह के दिल्ली के नजफगढ़ झील से यमुना में। ये टिक कर लो, नजफगढ़ झील। यहाँ लिख लो साहिबी नदी गिरती है। ये 2 मैदानी भागों में है, वैसे झीलें ज़्यादातर पहाड़ों में होती हैं, आपकी 2 मैदानी भागों में जो बिल्कुल ही मैदान में है, ये बीबीपुर कुरुक्षेत्र वाली और नजफगढ़। नजफगढ़ आपकी नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी नदी उसी से लगती है तो हमने नाम ले लिया। तो 2 मैदानी भागों की झील कौन कौन सी हुई? बीबीपुर और नजफगढ़। बीबीपुर कौन से वाली? कुरुक्षेत्र, गाँव है झील में। नीचे टेबल पे आ जाओ। कर्ण झील करनाल में है, इसको चक्रवर्ती झील भी कहते हैं, लिख लो यहाँ चक्रवर्ती झील। और 17 एकड़ में फैली है ये, 17 एकड़। चक्रवर्ती झील 17 एकड़ 1972 में बनी थी। कर्ण झील वैसे तो कहते हैं कर्ण वो पुराने टाइम के जब महाभारत था तब भी थी, लेकिन अब जो है ना ये 72 में सरकार ने काम किया। 1972 में। कितने एकड़ में है ये? 17। बीबीपुर झील अभी पढ़ के आए, कुरुक्षेत्र में। क्या खास बात है? मैदानी। एक नजफगढ़ और एक बी, लिख लो मैदानी। नजफगढ़ झील नजफगढ़ में। और ये कौन सी नदी? साहिबी। ये किस में गिरेगी फिर? यमुना में।
नेक्स्ट ब्लू बर्ड झील, ये सिर्फ 12 एकड़ में है, लिख लो यहाँ 12 एकड़, तो छोटी झील है ये, सबसे छोटी झील ब्लू बर्ड। पर ब्लू बर्ड ना मिले तो कर्ण कर देना, इसलिए दोनों लिखवा दी। टिक कर लो, ब्लू बर्ड हिसार में। चंदेली झील है नूह मेवात में। टिक्करताल झील पंचकुला, पंचकुला। भिंडावास झज्जर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्या है हमारा आर्द्र भूमि, लिख लो यहाँ वेटलैंड एरिया, आर्द्र भूमि है ये आपकी, आर्द्र भूमि। सन्निहित झील टिक कर लो, कुरुक्षेत्र में है। सूरजकुंड मयूर झील फरीदाबाद में, फरीदाबाद में एक धौज झील भी लिख दो, फरीदाबाद में ही है धौज झील, सूरजकुंड भी है और धौज भी। सूरजकुंड झील इंपॉर्टेंट है। और अभी पढ़ रहे थे वो 47 में, कौन सी थी वो, बड़कल, कितने उसमें थी 206 में। नेक्स्ट टिक करना, बुलबुल झील जींद में है। बिंद क्यार या बिंद क्यार, कहीं कहीं बिंदी लगी है, बिंद क्यार झील कैथल में है। इसका पुराना नाम था वृद्ध केदार, बिंद क्यार का पुराना नाम वृद्ध केदार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जिक्र एक पुराण में भी है आपकी, वामन पुराण, वामन पुराण, तभी तो उसको वृद्ध केदार कह रहे हैं, वृद्ध तभी तो है, पुराने टाइम में इसका जिक्र है। किस पुराण में, वामन पुराण, लिख लो ये वृद्ध केदार के पास लिख लो, वामन पुराण में जिक्र। और कैथल आप सब जानते हैं किसकी नगरी है, कपि, कपि मतलब हनुमान, कहते हैं किसने बसाया था, युधिष्ठिर ने, लिख लो यहाँ कपि स्थल है ये, कैथल कपि स्थल, हनुमान की नगरी। कपि मतलब बंदर होता है पर्यायवाची में, और उनकी सेना के प्रधान थे हनुमान, तो इसलिए हनुमान की नगरी है कैथल। कपि स्थल इसका पुराना नाम, बसाया था वैसे कहते हैं युधिष्ठिर ने। कपि स्थल कैथल बसाया युधिष्ठिर ने। बंद क्यार या बिंद क्यार, वृद्ध केदार, किसका पुराना नाम है ये, इसी बिंद क्यार का। किस पुराण से तुम्हें पता चला, वामन पुराण, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चक्रवर्ती झील अभी ऊपर पढ़ के आए हो, कर्ण झील करनाल, कितने एकड़ में, 17 एकड़। कब बनी थी, 1972, लिख लो 17 एकड़ 1972 दोबारा। तिलियार झील सबसे फेमस रोहतक में, बहुत फेमस, बहुत बार आती है। सुखना झील कहाँ है, चंडीगढ़ में। टिक्करताल कहाँ थी, पंचकुला, आसपास ही हैं दोनों ये। इसके बाद संगेल झील, उजीना झील इसी का नाम, ये नूह में है, नूह। ओट्टू झील कहाँ मिलेगी, सिरसा, किस नदी पर है ये, घग्गर नदी पर, आगे जाके घग्गर का नाम हाकड़ा। बड़कल झील फरीदाबाद, सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं, सबसे ज्यादा। 1947 में सिंचाई के लिए बनाई गई थी, लिख लो यहाँ 1947 सिंचाई, और 206 एकड़ में फैली है। सबसे ज्यादा घूमने लोग फरीदाबाद में ही आते हैं, इसी लेक पर, बड़कल पर। पानी तो है ही नहीं, पानी तो हमारे यहाँ कहीं भी नहीं है, पर पढ़ना तो पड़ेगा ना, इतना थोड़ा बहुत भाई पहले तो रहता था, अब तो बहुत सालों से मैंने देखी नहीं। दमदमा झील टिक कर लो, गुड़गांव में है, सबसे बड़ी, कितने एकड़ में, 3000, सबसे बड़ी झील है 3000 एकड़। लेकिन लोग घूमने कहाँ आते हैं। नेक्स्ट टिक करना, चिल्का झील, चिल्ली झील, चिल्का नहीं, चिल्का तो उड़ीसा वाली है। चिल्ली झील कहाँ है, फतेहाबाद। यहीं लिख लो डबचिक झील, होडल पलवल, डबचिक झील होडल पलवल। ये बहुत छोटी छोटी है, इनमें पानी नाम मात्र का है। झील में पानी तब होता है जब आपके यहाँ बहुत सारी या तो नदियाँ हो या आपका वाटर लेवल बहुत हाई हो। तो अपने यहाँ कोई बहुत प्राकृतिक बढ़िया झील है नहीं, पर फिर भी पूछ लें सबसे ज्यादा टूरिस्ट कहाँ आते हैं, बड़कल में 206, सिंचाई के लिए 47। बड़ी झील कौन सी है, वामन पुराण में किसका जिक्र है, वामन पुराण में बिंद क्यार। और अलबरूनी ने अपनी किताब में लिखी है ब्रह्म सरोवर। कर्ण लेक किस सन में बनी, 1972 में। कितने एकड़ है, 17। और ब्लू बर्ड 12, ब्लू बर्ड है हिसार में। बिंद क्यार का है, बिंद क्यार कैथल, किसकी नगरी कहलाता है, हनुमान की नगरी। किसने बसाया था, युधिष्ठिर ने। चलो सिंचाई पे पहुंचो फटाफट से ऊपर, अब तुम्हें सब आता है, सिर्फ टिक मार्क करना है। सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। हरियाणा में कुल सिंचित क्षेत्र नहीं पूछेंगे, सिरसा टिक करना। सिरसा जिले में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है, सबसे कम सिंचित क्षेत्र पंचकुला। कारण तुम्हें पता है, पहाड़, जंगल और एरिया कम। नेक्स्ट टिक करना, राज्य में सिंचाई का मुख्य साधन नहरें, नलकूप, कुएं और तालाब। कुल सिंचित भूमि की सिंचाई 48% नहरों द्वारा, टिक कर लो, आधे पे आ गई नहरें लगभग, और 50% नलकूपों द्वारा, ट्यूबवेल द्वारा, और शेष अन्य साधन। शेष बचाई कहाँ, 50 ये और 48 वो, तो ज्यादा है ही नहीं। नेक्स्ट टिक करना, राज्य में नहरों की मजबूत प्रणाली विकसित है। कौन सी दो नहरों की, पश्चिम यमुना ही है। कौन सी हो सकती है,
SYL, टिक रखो। राज्य की दो मुख्य नहरें पश्चिमी यमुना नहर और भाखड़ा नहर। ये कौन सी भाखड़ा की बात कर रहे हैं? नांगल बांध पर से भाखड़ा नहर हरियाणा के टोहाना में एंटर करती है। दो अलग लिंक हैं इसके, एक बरवाला और एक नरवाना। फिर ये जाती है महेंद्रगढ़ तक जवाहरलाल के नाम पर, फिर ये जाती है भिवानी तक जूही के नाम पर। जल्दी से टिक करो। पश्चिमी यमुना नहर यहाँ लिख लो ताजेवाला, और भाखड़ा नहर के पास लिख लो नांगल बांध से। भाखड़ा नहर नांगल बांध से, भाखड़ा बांध मत लिख देना, नांगल बांध से। और कहाँ से एंट्री है? टोहाना, ये लिख लो। भाखड़ा नहर नांगल बांध से टोहाना। नांगल बांध कहाँ बना रखा है? नांगल पंजाब और भाखड़ा हिमाचल। नहर का नाम भाखड़ा पर बांध का नाम नांगल है। फटाफट से अगला पॉइंट देखो। घग्गर और इसकी सहायक नदियों पर 4 कम ऊंचाई के बांध परियोजनाओं को स्वीकृति। कौशल्या, दंगराना, छामला, दीवानवाला। कहाँ बनेंगे? पंचकुला में। मैंने बताया था खाली पड़े, सूखे पड़े, इनमें एक बूंद पानी नहीं है, बांध बना के खड़े कर रखे हैं। यहाँ लिख लो पंचकुला। नीचे टिक करना। उत्तर पूर्वी भाग में यानी अंबाला साइड में किससे सिंचाई होती है? वर्षा। बारिश अच्छी भी तो होती है ना, पहाड़ हैं पंचकुला में, तो वर्षा नांगल उत्थापक सिंचाई योजना, ये हरियाणा की पहली सिंचाई योजना थी, नांगल उत्थापक सिंचाई योजना। मध्यवर्ती भाग बीच में कुएं भी हैं, नलकूप भी है, नहरें भी हैं। दक्षिण पूर्वी भाग में कुएं नहीं है, नलकूप और नहरें। और जो रेतीले भाग हैं थोड़े बहुत राजस्थान के साथ नलकूप की सहायता से फव्वारों द्वारा। किसने फव्वारा सिंचाई पे काम किया? बंसीलाल ने। लिख लो यहाँ बंसीलाल, उन्होंने बहुत काम किया उत्थापक सिंचाई पर। प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में पहला टिक कर लो जूही नहर। हाँ, सेकेंड लाइन टिक करना। ये पहली में भी उत्थापक सिंचाई योजना लिफ्ट नहर योजना है, जिसमें पानी को ऊंचे इलाकों में ले जाया जाता है। भिवानी जिले में है, 170 किलोमीटर लंबी, तो जूही भिवानी में। लोहारू टिक कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इसका नाम इंदिरा गांधी नहर भी कहते हैं। भिवानी जिले, अब भिवानी ने अब चरखी दादरी का काम, लिख लो अब चरखी दादरी। अब जो ये इंदिरा गांधी नहर है ना अपने यहाँ पर हरियाणा में, ये भिवानी के लिए पहले थी, अब ये चरखी दादरी। लोहारू। भिवानी उत्थान सिंचाई योजना पढ़ना, सेकेंड लाइन टिक करना। 220 किलोमीटर लंबी नहर भिवानी जिले के 1 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई। ये भिवानी में इतनी क्यों बनानी पड़ी? क्योंकि भिवानी एरिया में सबसे बड़ा था, थोड़ा सा ऊंचा था एरिया, तो उत्थापक के लिए कई नहरें निकालनी पड़ी। ये टिक कर लो, 1 लाख हेक्टेयर। भिवानी उत्थान सिंचाई योजना, जिसे VN चक्रवर्ती, पीछे पढ़ के आए थे ना हम, कौन है ये VN? हरियाणा का सबसे लंबे समय का राज्यपाल, 67 से 76, 9 साल, द्वारा भिवानी जिले की सिंचाई। यहाँ लिख लो 1967 से 76 राज्यपाल, सबसे लंबे रहे ये 9 साल के लिए। तो भिवानी की, भिवानी उत्थापक भी, लोहारू भी पहले भिवानी की थी, अब चरखी दादरी की, जूही भी भिवानी की। आगे टिक करना। हरियाणा में पवन चक्की पढ़ लो, द्वारा सिंचित प्रमुख क्षेत्र रोहतक, गुड़गांव, करनाल, भिवानी। इससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट, जर्मनी और हॉलैंड ने हमारी मदद की। टिक कर लो, जर्मनी और हॉलैंड। पूछेंगे पवन चक्की में किस देश से मदद ली हमने? जर्मनी और हॉलैंड से। नेक्स्ट टिक करना। सतलुज यमुना लिंक नहर परियोजना हरियाणा पंजाब की संयुक्त परियोजना, कुल लंबाई 212। आगे फिर पढ़ेंगे 214, वहां लिखवा दूंगी। हरियाणा में 91, पंजाब में 121। सिंचाई योजनाएं सेम है, आगे भी टिक कर लो। पहली सिंचाई योजना नांगल उत्थान सिंचाई योजना, योजना अंबाला की है। नांगल वाली कहाँ है? अंबाला। लेकिन अगर कहेंगे तुम्हारे यहाँ भाखड़ा नहर कहाँ से एंटर करती है, ये दो अलग बातें हैं। भाखड़ा नहर है, नांगल बांध से निकलती है। लेकिन अगर कहें नांगल उत्थापक सिंचाई योजना तो अंबाला के लिए है। नांगल कहाँ है डैम? पंजाब में, तो पंजाब के पास ही है नांगल उत्थापक। लेकिन जो तुम्हारे यहाँ नहर आई है ना, उसका नाम नांगल उत्थापक नहीं है, वो टोहाना से भाखड़ा नहर है, जिसने आगे तक जाल बिछा रखा है। ये टिक कर लो। नांगल उत्थान सिंचाई योजना पहली योजना सिंचाई की, अंबाला की। यहाँ फटाफट से अगला टिक करना। हथनी कुंड बैराज कहाँ है? हथनी कुंड 99 में ताजावाला की रिप्लेसमेंट है, ये टिक कर लो। ताजेवाला कॉम्प्लेक्स के बाद यमुनानगर की द्वितीय परियोजना 1999 मेंशन कर लो। एक पेज छोड़ के अगले पेज पे आ जाओ। जवाहरलाल नेहरू, नेहरू कहाँ थे? महेंद्रगढ़ ना, टिक करना। महेंद्रगढ़ में कहाँ से लाए हैं इसको? ये भाखड़ा नहर यानी नांगल डैम से पानी आया। लोहारू टिक करना, चरखी दादरी के लिए। पहले कहाँ थे लोहारू? दीवान, इसके लिए। दादूपुर नलवी टिक कर लो,
363 किलोमीटर, 363 किलोमीटर यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र में। वैसे अंबाला की कौन सी इंपॉर्टेंट है? नांगल उत्थापक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हांसी बुटाना नहर टिक करना 109 किलोमीटर, दक्षिणी हरियाणा में सिंचाई, तो दक्षिण के लिए हांसी बुटाना शाखा। सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला। घग्गर नदी पर बने बांध पंचकुला में 4 हैं, कौशल्या, चामला, दंगराना, दीवानवाला, और 5वें का नाम ओटू है जो सिरसा में है। दादूपुर नलवी शहर को नहर लिख लो, दादूपुर नलवी नहर किस पर है? ये कहाँ है? ये पथराला बैराज से निकली है। पथराला बैराज किस पर है? सोम्ब नदी पर, यानी ये यमुनानगर, कैथल, करनाल का एरिया कवर करेंगे। टिक कर लो। दादूपुर से निकाली गई ये नहर लगभग 363 किलोमीटर लंबी है और ये 1985 में बननी शुरू हुई थी। 2005 तक इसका काम चला, लिख लो फटाफट, 1985 से 2005 तक। दादूपुर नलवी, दादूपुर ना कई जगह है, करनाल में भी है, कुरुक्षेत्र में भी है। ये नहर निकली किससे है? कौन से बैराज के बाद? पथराला। पथराला बैराज कहाँ है? यमुनानगर पर। यमुनानगर में किस नदी पर? सोम्ब। 2 डैम थे ना, एक ताजे वाला, एक पथराला। ताजे वाला यमुना पर और पथराला सोम्ब नदी पर। उससे फिर नहर निकली थी ताजे वाला से पश्चिमी यमुना, इससे निकली दादूपुर नलवी नहर। कितने किलोमीटर लंबी? 363। अगला टिक करो। हांसी बुटाना नहर 109 किलोमीटर, दक्षिणी हरियाणा के लिए। सतलुज यमुना लिंक विवाद पे आ जाओ। सतलुज यमुना लिंक की कुल लंबाई 212, यहीं लिख लो 214, विकिपीडिया पे 214 है हर साइट पर। लंबाई पंजाब में 121, 122 भी लिख लो, और हरियाणा में 91 के पास 92 भी। हमने अपना काम पूरा कर लिया था। हम कब से बैठे थे पानी के चक्कर में? 80। कब कहा था केंद्र ने इनको पानी दे दो? 76, लेकिन उन्होंने आज तक पानी की एक बूंद नहीं भेजी इस नहर में। नेक्स्ट टिक करना। ये नहर भाखड़ा नहर की नखला शाखा के साथ जोड़ने की योजना थी। भाखड़ा नहर जो तुम्हारे यहाँ कहाँ से आ रही है? टोहाना। तो पानी तो सतलुज का ही है ना इसमें भी, उसी को जोड़ने की योजना। पर 2016 को पंजाब सतलुज यमुना लिंक कैनाल लैंड प्रॉपर्टी बिल 2016 सर्वसम्मति से पास किया और पंजाब सरकार ने 3,923 एकड़ जमीन किसानों को वापस लौटा दी। किस सन में? 16 में। अब देखो क्या करेंगे, क्योंकि हरियाणा अपने क्षेत्र की खुदाई पूरी कर चुका था। भाई हमने तो खोदने में पैसे लगाए उसको, फिर उसका काम भी करवाया, किसानों को पैसे दिए। हम किस चक्कर में थे कि बस अब पानी आएगा, लेकिन उन्होंने अपना काम करने के साथ शुरू करके वापस भी लौटा दिया। ये टिक कर लो। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि वो अधिकृत भूमि को किसानों से वापस ले ले, कि भाई काम करवाओ यहाँ। टेबल पे आ जाओ। नांगल उत्थान किसके लिए थी? नांगल, अंबाला। ये पहली उत्थान सिंचाई योजना है आपकी, इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लिख लो यहाँ। जवाहरलाल नेहरू कहाँ थी? ये महेंद्रगढ़। ये किसकी नहर कहाँ से निकली है? ये भाखड़ा नहर से निकली है। मेवात नहर सिंचाई योजना मेवात में। दादूपुर नलवी यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र कहाँ से निकली? पथराला बैराज से। कितने किलोमीटर लंबी? 363। नरवाना सिंचाई परियोजना जींद में। नरवाना वाली 2 जिले मेन थे ना, जींद और कैथल। जींद और कैथल। हथनी कुंड बैराज यमुनानगर। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लो। घग्गर कितने जिलों को टच करती है? 5, अंडरलाइन कर लो। पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा। 2 रह गए बीच में, एक तो कुरुक्षेत्र और एक जींद। उस टाइम वो पंजाब में थी। मारकंडा जो ऋषि थे, कहाँ से निकली थी नदी? अंबाला से। नाहन धरतीधर की पहाड़ी, अंबाला से। ठीक कर लो। अंबाला, कुरुक्षेत्र, जल्दी से लिख लो। नाहन धरतीधर की पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश। एंट्री अंबाला से थी, ये याद रखना। नाहन धरतीधर पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश। अगला टिक करना। साहिबी नदी रेवाड़ी, गुड़गांव और झज्जर, RGJ लिख लो। किसमें गिरेगी? नजफगढ़ नाला। किसमें गिरेगा? यमुना में, यमुना की सहायक। इंदौरी, मेवात, गुड़गांव। क्या नाम था यहाँ के गांव का? इंदौरी फोर्ट था यहाँ, किला, मेवात की पहाड़ियों पे। कृष्णावती जिसको कसौती भी कहते हैं, महेंद्रगढ़। रेवाड़ी झज्जर हम मानते हैं, वैसे हमने देखा था ये महेंद्रगढ़ में ही लुप्त हो गई थी। दोहान भी महेंद्रगढ़। टांगरी अंबाला और पेहोवा में मारकंडा से मिलती है। टांगरी 2 जिलों में बहती है, एक पंचकुला और एक अंबाला में। यहाँ लिख लो पंचकुला, अंबाला। पूरे हरियाणा की अकेली नदी जो है, जो प्रॉपर यहीं की है, ये टांगड़ी है। चेतांग और राक्षी को इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो नाले टाइप में है, तो फिर भी दिख जाती है। चलो आज ये हमने कंप्लीट कर लिया।